तो बच्चों आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के अंतर्गत ये देखेंगे कि जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स सर्किट में हम ले जाएंगे और जहाँ पर कैपेसिटर जुड़ा होगा और इंडक्टर जुड़ा होगा उसकी स्थिति में देखते हैं कि रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट में क्या स्थिति होगी। तो यहाँ हम एक कैपेसिटर जोड़ दिए हैं C और एक रजिस्टर जोड़ दिए हैं R, एक प्रतिरोध और एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो आपकी जो हेडिंग है ये है जब परिपथ में C व R जुड़ा हो, व्हेन सर्किट कंटेन्स C एंड R, वेयर C हमारा कैपेसिटर है, R रजिस्टर है और C के सिरों के बीच में जो वोल्टेज है यहाँ से रिप्रेजेंट किया गया है, इसके सिरों के बीच वोल्टेज VC है और R के सिरों के बीच का जो वोल्टेज है वो VR है और अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारा है V = V0 sin ओमेगा t। तो अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक्सप्रेशन जो हमारा है वो है V = V0 sin ओमेगा t। अब हम ये देखते हैं कि जो पिछले लेक्चर के आधार पर हम देखें तो हम ये जानते हैं कि जब प्रतिरोध होता है, शुद्ध प्रतिरोध होता है, प्योर ओमिक रेजिस्टेंस होता है, तो उसके सिरों के बीच वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है और कैपेसिटर के सिरों के बीच में वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस होता है। कैपेसिटर के सिरों के बीच में वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना होता है कि वहां पर वोल्टेज करंट से π/2 फेज में पश्चगामी होती है। कैपेसिटर के सिरों के बीच में वोल्टेज करंट से π/2 फेज में पश्चगामी होता है। तो इन दोनों के लिए हम करंट एक्सप्रेशन देखें कि साइन के फॉर्म में करंट का, धारा का समीकरण क्या बनेगा। करंट एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर एंड इंडक्टर की बात करें तो यहां से जो करंट इसमें इंडक्टर में सप्लाई होगी वो करंट एक्सप्रेशन होगा हमारा I = I0 sin ओमेगा t। I = I0 sin ओमेगा t। क्यों? क्योंकि इंडक्टर जो हमारे पास रजिस्टर होगा, प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध के सिरों के बीच में जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को सप्लाई करते हैं तो वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। इसलिए यहां से देखें कि दोनों का फेज सेम है। ये दोनों फेज सेम ये बताएगा कि अप्लाइड वोल्टेज और रजिस्टर के सिरों के बीच में जो करंट है दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब हम कैपेसिटर के सिरों के बीच में देखें कि करंट के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो हमको ये पिछले लेक्चर से मालूम है कि कैपेसिटर के सिरों के बीच में जो करंट होती है वो वोल्टेज से π/2 फेज में अग्रगामी होती है। करंट जो होती है, धारा जो करंट होती है वोल्टेज से π/2 फेज में अग्रगामी। अग्रगामी का मतलब π/2 फेज उसमें ऐड करेगा। तो इसके लिए जो करंट एक्सप्रेशन होगा कैपेसिटर के लिए ये तो हो गया ये करंट एक्सप्रेशन, ये वाला करंट फॉर R के लिए ये करंट हो गई। अब हम देखेंगे करंट फॉर C के लिए जो करंट एक्सप्रेशन होगा I = I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। I = I0 sin ओमेगा t प्लस π/2, क्योंकि यहां पर करंट अग्रगामी होती है और वोल्टेज पश्चगामी होता है। अब इनको हम फेजर डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो यहां पर अगर हमने करंट को दिखा दिया तो ये हमारा जो वोल्टेज होगा ये वोल्टेज VR होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं, एक ही पे फेजर डायग्राम जाएगा। और कैपेसिटर के लिए वोल्टेज करंट से π/2 फेज में पश्चगामी होता है, वो पीछे पीछे चलता है। तो ये हमारे पास हो गया VC। यहाँ पर π/2 फेज में वोल्टेज हमारा करंट से ये पिछड़ चुका है। किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। और इंडक्टर के लिए वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, एक ही पर फेजर डायग्राम में पास आउट कर रहा है। क्लियर? अब इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इसके बीच से ही जाएगा, इसके बीच से ही जाएगा। तो मान लिया जाए इसके बीच से ये रिजल्टेंट वोल्टेज कहीं पास आउट कर रहा है तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज का फेजर डायग्राम हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है ये फेजर डायग्राम में हम देखें कि करंट के साथ कितना फेज बनाता है, तो हम ये कंसीडर कर लें करंट के साथ ये 5 फेज बनाता है। किसके साथ? करंट के साथ। इसलिए करंट के साथ
ये 5 फेज हमने इसको ड्रा किया है, तो ये करंट के साथ कितना फेज बनाता है, 5 फेज बनाता है। अब इस रिजल्टेंट वोल्टेज को हम फेजर डायग्राम से कैलकुलेट करें, तो इसमें हम इसको यहां से मिला दें डॉट डॉट, और इसको यहां से मिला दें डॉट डॉट। तो ये हमारा आमने सामने का है, ये वैल्यू दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ये जो VC है तो ये भी क्या होगा, VC होगा। यहां से हम पाइथागोरस अप्लाई कर दें, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज की लाइन है, ये VR की लाइन है और ये VC की लाइन है। तो यहां पर ये देखिए, ये रिजल्टेंट वोल्टेज की लाइन है, ये VR की लाइन है और ये VC की लाइन है। ये देख रहे हैं फेजर डायग्राम में। तो रिजल्टेंट वोल्टेज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के अनुसार हम यहां से रिजल्टेंट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, वो रिजल्टेंट वोल्टेज अगर हम ये कंसिडर करना चाहें तो हमारे पास होगा V, यहां से हो जाएगा ये V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। क्लियर, बोलिए, V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। और हम VR और VC की वैल्यू को जानते हैं कि VR कितना होता है और VC कितना होता है। VR कितना होगा, ये VR इज इक्वल टू IR और VC इज इक्वल टू IXC। वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर का है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। XC को हम धारितीय प्रतिघात बोलते हैं। XC को क्या बोलते हैं, XC को हम धारितीय प्रतिघात बोलते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वोल्टेज आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। V स्क्वायर इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस IXC स्क्वायर। फिर इसको आप ओपन स्क्वायर को ओपन कर देंगे, ये मिल जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC स्क्वायर। क्लियर। फिर यहां से आप I स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, ये मिल जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वोल्टेज आप मेजर करेंगे, I स्क्वायर का V स्क्वायर में यहाँ डिवाइडेशन कर देंगे तो ये मिल जाएगा V स्क्वायर अपान I स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। इसको हम फ्री करेंगे तो मिल जाएगा V अपान I इज इक्वल टू ये रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। इसको आप मिला लें, यहाँ से I स्क्वायर V स्क्वायर में डिवाइडेशन होगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, तो V स्क्वायर अपान I स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। V बाई I को जब हम फ्री करेंगे तो ये रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। यहाँ V बाई I ये रिजल्टेंट वोल्टेज अपान टोटल करंट है, तो वोल्टेज अपान करंट ये रेजिस्टेंस को देता है। रेजिस्टेंस मीन्स यहाँ रुकावट समझेंगे, रुकावट। तो ये रुकावट अब दो के कारण है, एक तो रजिस्टर के कारण है और एक कैपेसिटर के कारण है। तो दोनों के कारण जो रुकावट है तो उसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस बोलते हैं, उसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। जब एक के अलावा किसी दो या तीन के कारण रुकावट आने लगती है तो सबको हम प्रतिबाधा बोलते हैं, जिसको Z से लिखते हैं। तो यहां आप ये इसको बोलेंगे, लिखेंगे जहां V अपान I बराबर Z, ये है प्रतिबाधा, ये है प्रतिबाधा, इम्पीडेंस इसको हम बोलते हैं प्रतिबाधा। तो इस परिपथ की प्रतिबाधा पूरी जो आ गई, जो इम्पीडेंस आ गया, वो प्रतिबाधा आया Z इज इक्वल टू ये रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। फिर XC क्या है, जहां XC
एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी, जहाँ एक्स सी कितना वैल्यू देता है 1 अपान ओमेगा सी। तब आप एक्स सी की जगह पर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो मिलेगा परिपथ की प्रतिबाधा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि 1 अपान ओमेगा सी का रख के स्क्वायर जब खोलेंगे तो 1 अपान ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये इस कंडीशन में परिपथ की प्रतिबाधा प्राप्त हुई। इस स्थिति में पूरी धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न हुआ वो टोटल इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इन दिस कंडीशन। इस स्थिति में उस सर्किट की कुल प्रतिबाधा Z इक्वल टू ये रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसमें हम केसेज देखेंगे, तो जो केसेज लगेगी वो केसेज के आधार पर हम क्लियर करेंगे कि क्या स्थिति होगी जब C को हम हटा देंगे, जब R को हम हटा देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो रिजल्टेंट वोल्टेज है V वो करंट के साथ 5 फेज बनाता हुआ जा रहा है, और ये ध्यान दें कि रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से 5 फेज में पश्चगामी पीछे है। रिजल्टेंट, क्योंकि ये जो आर्बिट्रेरी लाइन आई वाली है उससे रिजल्टेंट वोल्टेज नीचे को है, नीचे की लाइन वो पश्चगामी की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से 5 फेज में पश्चगामी चल रहा है। तो यहां से इससे हम रिजल्टेंट वोल्टेज को प्राप्त करें तो हम ये कहें कि यदि परिणामी वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर फाई हो, तब आप क्या करेंगे, फिगर से फिर tan फाई कैलकुलेट करेंगे, और tan फाई के कैलकुलेशन में ये आपका क्या बनाएगा, ये लंब बनाएगा और ये आधार बनाएगा। tan फाई के कैलकुलेशन में ये लंब बनाएगा और ये आधार बनाएगा। तो आपको मिल जाएगा tan फाई इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा VC के अपान VR। यहाँ से यहाँ आपका क्या है VC और ये कितना है VR, VC अपान VR। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि VC इज इक्वल टू IXC एंड VR इज इक्वल टू IR। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो IXC अपान IR, I से I कैंसिल आउट होगा, XC अपान R। और ये भी जानते हैं कि सिंस XC इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C, तो ये मिल जाएगा 1 अपान ओमेगा C अपान R, तो ये हो जाएगा 1 अपान ओमेगा C R। ये हो गया tan फाई, ये आपको मिल गया tan फाई। तो ये tan फाई जो रिजल्टेंट वोल्टेज मिला, इसका करंट के साथ जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस हमें ये मिल गया tan फाई। और इसमें ये देखिए, अगर हम ये देखें कि जो अल्टरनेटिंग हमारा सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, फ्रीक्वेंसी एफ है, तो हमारे पास ये मिल जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ओमेगा के जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओमेगा के जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 पाई एफ। तो नेक्स्ट हमें ये मिलेगा यहाँ से जो tan फाई मिलेगा, tan फाई इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एफ सी।
1/2πfc इंटू आर, 1/2π ओमेगा की जगह पर 2πfc इंटू आर। तो ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज का ये फेज डिफरेंस प्राप्त हुआ। ठीक, बंद कर दीजिए।